देखिए, युद्ध की तैयारी ऐसी होती है कि आखिरी दिन युद्ध नहीं लड़ा जाता है, आप पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। इंस्टीट्यूशन कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, एनसीईआरटी से। अगर कोई देख भी रहा है तो मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा, ये कोई यूपीएससी सीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है। यू हैव टू जस्ट क्लैरिफाई। आप किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में तो जाएंगे ही, जैसे खासकर जनरल टेस्ट किसी एक बुक से तैयार नहीं हो सकता। यू हैव टू रिलाई ऑन न्यूज़पेपर, करंट न्यूज़। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडुमेक्स। तो आज हम बात करेंगे सीयूटी के बारे में, जो भी आप लोगों ने टेलीग्राम पर क्वेश्चंस पूछे थे सीयूटी से रिगार्डिंग। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट ऋषुल भाई, जो कि अभी द हिंदू में पढ़ रहे हैं, 2022 के टॉपर हैं। तो इनसे इनकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आप लोग क्लियर कर सकते हैं। एंड डोमेन एंड जनरल टेस्ट से रिगार्डिंग जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज है, सारी इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। इंटरव्यू बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होगा, तो आप लोग इसको पूरा देखना। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं ऋषुल भाई का। हेलो ऋषुल भाई एंड वेलकम यार, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई एम प्लेजर टू कम ऑन द एडुमेक्स चैनल। सबसे पहले बताइए हमारी ऑडियंस को आपका कॉलेज, आपका स्ट्रीम और कैसे इसकी सीयूटी की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग हुई। सो माय नेम इज़ ऋषुल यादव एंड आई एम परस्यूइंग BA ऑनर्स फिलोसफी इन हिंदू कॉलेज। फर्स्ट ईयर है एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड अस एंड हम बाद में बताएंगे, सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कब दिमाग में आया या फिर कहाँ सुना कि सीयूटी देना है, लाइक ऐसा कुछ होता है DU का? मेरा तो पर्सनली बताऊं तो शुरू से था कि आई हैव टू बी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और कोई भी कॉलेज हो ऑब्वियसली टॉप कॉलेज चाहिए था। तो मुझे परस्यू करना था BA ऑनर्स ही, BA ही करनी थी। एंड ऋषुल भाई, जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे और उनका कितना मेजर रोल रहा सीयूटी को क्रैक करने के लिए? बहुत रहा। बेसिकली आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो जो हमने CUET में सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो सारे सभी वही सब्जेक्ट हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में हमने ले रखे थे। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब सब्जेक्ट थे। और बेसिकली दीज वर द दो सब्जेक्ट दैट आई चोज इन द CUET एंड स्कोर्ड अ रेस्पेक्टिव मार्क्स। उस टाइम हमारे 12th के एग्जाम हो रहे थे, तो सेम टाइम पे उसके कुछ महीने बाद ही हमारे CUET एग्जाम्स थे। तो उस टाइम पे जो शॉर्ट टाइम था, लाइक आई थिंक 1 से 2 महीने का पीरियड था, तो उसमें आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी? सबसे पहले तो जो हम लोगों का फर्स्ट बैच है CUET वालों का, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि देयर वाज नॉट मच क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम। कि CUET क्या है, कब इसका पेपर होने वाला है, क्या सिलेबस है, कुछ भी पता नहीं था, कैसी तैयारी करनी है। अब तो खैर ये है कि बच्चों के पास काफ़ी इंस्टीट्यूशन से जो तैयारी करा रहे हैं, सैम्पल पेपर, मॉक कुछ भी दे सकते हैं। अब एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो गया बच्चों के लिए, पर पहले नहीं था। सो बेसिकली हुआ क्या कि जब CUET का नोटिफिकेशन आया तो मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था कि बेसिकली सिलेबस तो पता ही होता है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, NCERT से। तो हम तो पढ़ ही रहे थे NCERT पहले से, तो मैंने उसी में कोशिश करी कि NCERT को जारी रखते हैं, यही सिलेबस होगा, और वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आपने बेसिकली ऑनलाइन कुछ कोचिंग ली या फिर बुक्स वगैरह रिसोर्सेज या यूट्यूब चैनल, किससे पढ़ाई करी या किससे स्टार्टिंग करी या खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करी? मैंने बेसिकली सच बताऊँ तो सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश, उसके लिए थोड़ा बहुत ऑनलाइन यूट्यूब का सोर्स लिया था। अदरवाइज़ मैंने कोई ना तो कोचिंग की, सब कुछ सेल्फ हेल्प ही किया है। हाँ, एंड में मैंने सैम्पल पेपर खरीदे थे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो जो बच्चों को गैप मिलता है CUET के एग्जाम के दौरान, तो उस टाइम वो अपना कैसे रूटीन मैनेज करें? अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये एंड टाइम का तो है नहीं एग्ज़ाम के आप एक दिन में पढ़ के चले जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखें। जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है उस दिन तो आप बैठिए, चिल करिए और सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बिकॉज आप पहले ही प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो आप आखिरी तक के लिए ना बैठें। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे तो सारे एग्ज़ाम एक ही दिन में थे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में था, एक इवनिंग शिफ्ट में था। 5 थे ना आपके? जी। अगर कोई देख भी रहा है तो मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा, ये कोई UPSC CSC लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। यू हैव टू जस्ट क्लैरिफाई। आप किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में तो जाएंगे ही, बस थोड़ी मेहनत करनी है ताकि एक टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए, लाइक BHU और DU। तो मैंने कुछ नहीं, एंड टाइम के लिए मैं बैठा नहीं था, मैंने सीधा पहले से ही कर रखा था सिलेबस। जिस दिन आप जाते हैं बस मेक श्योर करें कि उससे पहले आप एक मॉक टेस्ट दे के जाएँ। आप उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी है, और अगर उस मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अच्छा आगे का पेपर भी अच्छा जाएगा। 1 डे बिफोर एग्जाम क्या कैसे रूटीन रखे, लाइक उनका कल एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी नींद भी कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर सिर्फ यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटेंड करते रहते हैं और एग्जाम सेंटर भी लेट से हड़बड़ाहट में पहुँचते हैं। तो इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, युद्ध की तैयारी ऐसी होती है कि आखिरी दिन युद्ध नहीं लड़ा जाता है, आप पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। आप आखिरी दिन तो बस इतना करें कि मेक श्योर यू हैव अ लाइट मूड, आपका जो दिमाग है वो ठंडा रहे। सो यू कैन डू लाइक, आप खेल सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं और आउट ऑफ सिलेबस की कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। आप मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा उस दिन पढ़ाई ना करें, क्योंकि आखिरी दिन है। अगर कोई चेंजेस होगा भी तो आप ज़्यादा कुछ उसमें मैक्सिमम आउटपुट कर नहीं पाएंगे कि एक दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाए।
उससे पहले तक सब कुछ करना है, आखिरी के दिन तो आप मज़े करें। जैसे होता नहीं है कि युद्ध पे जाने से पहले आदमी शपथ लेता है या ठंडे दिमाग से सोचता है क्या करना है, तो बस वही कह रहे हैं और सीधा युद्ध में चले जाए। जनरल टेस्ट का बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, लाइक बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मैंने देखे, लाइक मैं खुद अगर देखूँ तो जनरल टेस्ट में पूरा टाइम वेस्ट करा मैंने, जबकि जो मैंने स्ट्रीम चूज़ करी है, आई मीन जो मेरे पास अभी कोर्स है भी ऑनर्स हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें जनरल टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब बच्चों को इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? लाइक बेसिकली अगर आप जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट तो ऐसा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बिना जनरल टेस्ट के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। पर अगर आप इधर DU की बात करें तो वहाँ पे जनरल टेस्ट ऑप्शनल है। आप 2 कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं, एक लैंग्वेज का या 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। मैं बात बताऊँ आपको, पर्सनली आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू टेल अबाउट द जनरल टेस्ट, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी की ही नहीं। मैंने सेलेक्ट कर रखा था एग्ज़ाम देने के लिए जनरल टेस्ट, पर मैंने उसकी ज़्यादा तैयारी की नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डोमेन जो है वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं व्यूअर्स को भी एडवाइस करूँगा कि क्योंकि आप पूरे 1 साल से CUET में 12th का ही सिलेबस आता है और वो आप पूरे साल से पढ़ रहे होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि उन्हीं NCERTs पे ध्यान दें, क्योंकि आप डोमेन है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जनरल टेस्ट में क्या है कि सिलेबस काफ़ी वाइड है, वो रीजनिंग से भी पूछ लेंगे, वो मैथ से भी पूछ लेते हैं, वो और करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका डोमेन स्ट्रॉन्ग है तो आप जनरल टेस्ट की तरफ मुश्किल ही जाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आपने बोला कि जनरल टेस्ट में ये तो उसका लेवल कितना आता है, लाइक मैथमेटिक्स उसमें कितनी? हाँ, लेवल मैं आपको बता दूं, जनरल टेस्ट है वो CSET का लेवल नहीं है UPSC का, बहुत ही लो लेवल है। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं 8 से 10th क्लास के बच्चों तक के लिए, जो सबको आते हैं, जो हम कर चुके हैं पहले ही। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो मल्टी डायमेंशनल आप अप्रोच रखिए। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो जैसे खासकर जनरल टेस्ट किसी एक बुक से तैयार नहीं हो सकता। यू हैव टू रिलाई ऑन न्यूज़पेपर, करंट न्यूज़, यू नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग रीजनिंग, मैथ्स। उसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूशन के मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आजकल तो काफ़ी मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल है, किसी भी हेल्प लीजिए। अगर मान लो किसी बच्चे को 100% लाना है इंग्लिश लैंग्वेज में अपने डोमेन में, तो वो किस तरीके से ला सकता है? तो क्या अप्रोच रखे या क्या रिसोर्सेज वगैरह करे? आप सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि आप 12th कर रहे हैं तो 12th में भी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट है ही, बचपन से पढ़ते आते हैं। बेसिकली अगर जो CBSE बच्चे पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का भी जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हाई नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पूरा हीरा रगड़ डालो या बहुत मेहनत करी हो लग के। बेसिकली आई सॉल्व दी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो सिलेबस में दिया गया था, उसी में जैसे टॉपिक थे वो टॉपिक वाइज में थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लिया करता था रिवीजन के लिए, क्योंकि वैसे ही वो 9-10 तक आप कर चुके होते हैं 12th तक आते आते। तो मैंने क्या किया कि उन्हीं को YouTube पे कभी कभी चला जाता था बेसिकली कि क्या चल रहा है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं, और टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मैंने दिए थे इंग्लिश के। आप पढ़ कितना भी लें, आप एंड में ये भी देखें कि आप इनफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा है जो आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टेप आउट कर रहे हैं और कहाँ पे आपकी कमी कर रही है। क्योंकि जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन से तरह के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ या कौन से क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपको बता देते हैं कि सिलेबस में से आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लो है, जिससे आप दोबारा जाके रिव्यू कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं उसमें। एंड रुशुल भाई, डोमेन या फिर जनरल टेस्ट या लैंग्वेज कुछ भी मान लो, इसमें NCERT का क्या रोल है? लाइक मोस्टली बच्चे रेफरेंस बुक की तरफ भागते हैं, इतनी महंगी बुक्स खरीदते हैं। आई वॉन्ट टू एश्योर ऑल द व्यूअर्स कि NCERT से बाहर कुछ नहीं आता। द प्राइमरी बुक्स ऑफ द सिलेबस ऑफ ऑल द मोस्टली ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम एंड ऑल्सो द CUET आर NCERT बुक्स। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं अपना बताऊँ तो मैंने उससे बाहर कुछ पढ़ा भी नहीं। NCERT जो बेसिक 12th की बुक्स हैं जो आपके आगे भी काम आएंगी, आप उन्हीं को पढ़ना है, उसको रिवाइज करिए, मैक्सिमम रिवीजन जितने हो सके रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। NCERT से बाहर किसी रेफरेंस की बुक शायद ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सेंट स्टीफेंस थी, सेंट स्टीफेंस, और उसके सेकंड प्रेफरेंस पे था द हिंदू कॉलेज। उसके बाद हंसराज या फिर इनमें से कुछ होगा, रामजस वगैरह? हाँ जी, हंसराज, किरोड़ीमल, ये मैंने टॉप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर रखे थे और मैं शुरू से श्योर था कि इन्हीं में ही मैं जाऊँगा और इनमें हो जाएगा मेरा। मैं शुरू से ही क्लियर था, बाकी के मैंने भरे भी नहीं। और रुशुल भाई, द हिंदू के बारे में कुछ बताइए। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मेरा भले ही हिंदू कॉलेज में ना हुआ हो, पर सेंट स्टीफन मेरे कॉलेज के जस्ट सामने ही है, तो दर्शन हो जाते हैं, तो रोज़ दर्शन हो जाते हैं उसके। माहौल से थोड़ा रूबरू हो गए। जी बिल्कुल। तो कैसा होता है द हिंदू का
लाइफ अगर किसी टॉपर से पूछा जाए, रूटीन या क्लासेस वगैरह या टीचर्स? फ्रैंकली स्पीकिंग प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं. दे आर वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर्स जो आपको इस कंट्री में पढ़ा रहे होंगे. बेसिकली BHU DU हाइज द टॉप प्रोफेसर्स ऑब्वियसली. और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो सुबह 9 बजे कॉलेज शुरू हो जाता है और शाम तक 5 बजे तक चलता है अगर आप मॉर्निंग शेड्यूल में हैं. और अगर आप इवनिंग शेड्यूल में आते हैं तो 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक क्लासेस चलती हैं. कभी कभी 10 बजे तक एक्सटेंड हो जाती हैं. पर हिंदू इज़ नॉट एन इवनिंग कॉलेज, वो मॉर्निंग शेड्यूल में ही आता है. एंड रसूल भाई, मैंने सुना है हिंदू में लाइब्रेरीज में काफ़ी मतलब. जी बिल्कुल. लुक, दे आर द बेस्ट कॉलेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोज दैट आर इन द नॉर्थ कैंपस. और वहाँ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, खासकर if you want to pursue anything in education, you have the best developed infrastructure available in these colleges. तो वहाँ पे लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, हर एक सेक्शन है उसमें, हर एक हिंदी इंग्लिश प्राइमरी बुक्स हैं बहुत पुरानी हैं. मैं तो खुद जाके इशू करवा लेता हूँ और पढ़ता हूँ. अगर बात करूँ हिंदू कॉलेज में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बन रही है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है. एंड रसूल भाई, इसमें सोसाइटीज़ के बारे में कुछ बताइए, लाइक कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं या फिर उनमें क्या क्या स्कोप है, कंप्लीट करने के बाद क्या सर्टिफिकेट वगैरह क्या मिलता है? जी वो सोसाइटी के बारे में बहुत जानना चाहता है. सोसाइटीज़ बेसिकली आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं तो ज़्यादा दिल्ली में कुछ करने को होता नहीं है. यू हैव टू डू कॉलेज एंड यू हैव दैट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ लेफ्ट विद यू. तो आप क्या करते हैं कि आप सोसाइटी में एनरोल कर लेते हैं. मैं खुद दो सोसाइटी में एनरोल हूँ. तो सोसाइटी आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है. बेसिकली जो आप काम होते हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारी कर सकते हैं आप. अलग अलग वैरायटी की सोसाइटीज़ होती हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द हिंदू कॉलेज, देयर इज़ अ फेमस इब्तिदा सोसाइटी जो इम्तियाज़ अली जी ने फाउंड करी थी. नो एक्टिंग, बेसिकली इब्तिदा बाय द इम्तियाज़ अली जो फेमस डायरेक्टर हैं. रसूल भाई, जब हम कुछ वेब सीरीज़ यहाँ पर इंटरनेट पर देखते हैं तो पता चलता है कि कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह करते हैं सीनियर. तो DU में कुछ ऐसा माहौल है आपने अब तक नोटिस करा? लाइक अभी आप फर्स्ट ईयर में, आपके भी सीनियर हैं. DU कॉलेज का तो सब कॉलेजेस का तो मैं नहीं कह सकता बिकॉज मैं तो हिंदू कॉलेज में ही हूँ. अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदू कॉलेज की बात करूँ तो इट इज़ एंटी और रैगिंग फ्री कॉलेज. वहाँ रैगिंग होती ही नहीं है. द सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव. ऐसा लगेगा कि वो आपको हर चीज़ में मदद करने वाले हैं. आपको एकेडमिक्स में ज़रूरत हो, सोसाइटीज़ में मदद चाहिए हो, कॉलेज में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, दे आर देयर टू हेल्प यू. वो बहुत ही सपोर्टिव है. और हिंदू कॉलेज में वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. देयर इज़ नो वन टू रैग यू. आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, तो आप तो हिंदू में हैं, लेकिन मोस्टली जो कंसेप्शन बनता है कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो इसके बारे में मतलब कुछ बोलना चाहें? लाइक कुछ बच्चे नॉर्थ कैंपस के बच्चों को सुपीरियर मानते हैं. हाँ, उसके बाद ऑफ का, साउथ. मैं ये मिथ क्लियर कर दूँ, इंस्टीट्यूशन इज़ इंस्टीट्यूशन. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको पढ़ाने के लिए ही है. वो डिपेंड करता है कि वहाँ से बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं. साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस और ऑफ कैंपस का बहुत हवा मचा हुआ होता है बच्चों में कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है. LSR लड़कियों का लिली श्रीराम कॉलेज इज़ फ्रॉम साउथ कैंपस. तो ये ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. ये है कि द कॉलेज ऑफ द नॉर्थ कैंपस हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है, बाकी सब ठीक है. प्रोफेसर इंटरचेंज होते रहते हैं अमंग दी कॉलेजेस. तो एग्ज़ाम भी सेम होता है ना? जी बिल्कुल, एग्ज़ाम सारा सेम होता है. सारे एक ही टाइम पे सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं. तो उसमें ऐसा कुछ सुपीरियर और इन्फीरियर की बात ही नहीं है. इंस्टीट्यूशन बच्चों से बनता है. आप उसमें कितना भी अच्छा सजावट करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आपको लगे कि किसी बच्चे को नॉर्थ कैंपस में ही आना है तो मिनिमम या एवरेज अराउंड कितना मार्क्स 800 में से उसको चाहिए होगा? लाइक नॉर्थ कैंपस. लुक, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजर्वेशन कैटेगरी एंड ऑफ कोर्स द कॉलेज एंड द कोर्स ऑल्सो. क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊं कि रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉलेजेस में, बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर एन रिजर्वेशन. तो आपका कम स्कोर पे भी हो जाता है. अगर मैं EWS कोटा की बात करूं तो उनका तो बहुत ही कम पे हो जाता है, 500-550 मार्क्स पे भी हो जाता है. और नॉर्थ कैंपस में, हिंदू कॉलेज में बिल्कुल हैं जिन लोगों का कम मार्क्स पे हो जाता है बिकॉज दे आर फ्रॉम दी स्पोर्ट्स कोटा जो नेशनल स्टेट लेवल पे खेल के आए. कोर्सेज़ पे डिपेंड करता है. कोर्सेज़ का मतलब है जैसे कि अगर आप हिंदू कॉलेज में ही अगर पॉलिटिकल साइंस परस्यू करना चाहेंगे और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यू नीड मार्क्स मोर देन 780, 790 इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी.
और अगर यही मैं किसी और कोर्स की बात करूँ लाइक हिंदी और सम अदर कोर्स बोटेनी एक्सेट्रा, तो उसमें थोड़ी आपको स्कोर कम चाहिए। अगर यही मैं कंपैरिजन करूँ दूसरे कॉलेजेस से, तो कॉलेजेस वाइज भी डिफरेंस करता है। लाइक हिंदू कॉलेज में किसी कोर्स के लिए कट ऑफ हाई जाएगी उसी कोर्स के लिए, और उसी सेम कोर्स के लिए किसी इन्फीरियर और थोड़े कम कॉलेजेस में जो मेरिट होती है वो कम जाती है। लाइक ऑफ कैंपस कॉलेजेस, साउथ कैंपस कॉलेजेस, देयर आर मेनी ऑफ देम। ऋषुल भाई, अगर हम बात करें कि प्रीफरेंस की, इस बार जो मोस्टली बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इंक्लूडिंग मी, तो बोलते हैं कि हमने प्रीफरेंस गलत भर दी, कुछ भी मतलब ये उनका एक्सक्यूज़ रहता है। तो अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं लाइक उनके एडमिशन हो जाएगा, तो जब वो प्रीफरेंस भरे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? क्या कुछ ऑनलाइन कोर्स वगैरह खरीदें, या फिर जो उनकी सीनियर्स हैं उनसे सजेशन वगैरह कर लें, या फिर कैसे पता करें कि उनको कैसे राइट कॉलेज की प्रीफरेंस मिल सकती है इतने मार्क्स पर? मैं पहले ही आपको बता दूँ, आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ द CUET, यू आर टू फर्स्ट ईयर बैच फ्रॉम द CUET। अगर पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो लोग एडमिशन नहीं लिए जिनको ज़्यादा नॉलेज थी एग्ज़ाम के बारे में या सिलेबस के बारे में, उन लोगों को एडमिशन मिला जिनको एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की नॉलेज थी, पैटर्न पता था, कब टेस्ट होने वाला है, कितनी रिजर्वेशन है, क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उन लोगों का हुआ था। जब भी आप प्रेफरेंस भरें, तो मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने अपनी जो अच्छे अच्छे कॉलेज वो नीचे भर दिए हैं। प्रेफरेंस भरें उस हिसाब से जिस हिसाब से आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं सेंट स्टीफन में जाना चाहता था, तो फर्स्ट रैंक, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस बनना, सिलेक्शन करना कि कौन सा कॉलेज में परस्यू करना है, कौन सा कोर्स परस्यू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट करेगी। पहले बिफोर CUET यू हैव द ऑप्शन कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं, पर अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अब यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करती है। देन यू कैन डिसाइड दैट यू वांट टू फ्रीज इट और यू वांट टू गो फॉर द सेम कॉलेज। भी कर सकते हो आप, हाँ, फ्रीज करना है या अदर कॉलेज पे जाना है, पर यूनिवर्सिटी ही आपको अपग्रेड करेगी। हो सकता है आपको वो ड्रीम कॉलेज मिले ही ना आपकी गलत प्रेफरेंस की वजह से। ऋषिल भाई, अब जो एग्जाम होने वाले बच्चों के, आई थिंक वो 21 मई से स्टार्ट है, तो अभी आई थिंक उनके पास 10 से 20 दिन का टाइम है, तो उन्हें जनरल टेस्ट भी इसी में कंप्लीट करना है, अपना डोमेन भी कंप्लीट करना है, और काफ़ी बच्चे हड़बड़ाहट में, क्योंकि जो CBSE का रिजल्ट आने वाला है वो भी इसी बीच में आएगा। तो इस माहौल में 10 से 15 दिन में कैसे वो अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस करें, या कंप्लीट नहीं, जितना उनको रिक्वायर है उतना सिलेबस कंप्लीट कर लें? तो जहाँ तक CBSE रिजल्ट की बात है तो उसकी चिंता कर ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर, अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, और वैसे भी अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं, बिकॉज यू हैव द CUET नाउ। अब उसके बेसिस पे एडमिशन तो होने नहीं वाले। अगर मैं बात करूँ तैयारी की, तो आप इतना कर सकते हैं कि वैसे तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब तक सब लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, पर अगर कुछ लोगों ने नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कि उसमें आप थोड़ा सा पीछे हैं, ट्राई टू इम्प्रूव इट, आप उसको रिवीजन दोबारा करने की कोशिश करें। एंड जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के नज़दीक आता जाएं, तो आखिरी टाइम पे आप वो भी पढ़ना बंद कर दें। ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज मॉक पेपर्स। जितने मॉक पेपर्स आप सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर अ पर्सन, विवेक सर ने मुझे नंबर दिया था उस बच्चे का, भूपेन करके कुछ बच्चे का नाम था, तो ही आस्क्ड मी कि भैया ड्यू का फ़ायदा बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन कमेंट में भी आते हैं, भैया मैंने देखा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है ड्यू में जो मुझे वहाँ आना चाहिए। तो आई साइड के शिक्षा तो मिलेगी, एजुकेशन तो मिलेगी, आपको कोर्स की डिग्री तो मिलेगी वहाँ से, कहीं से भी मिलने वाली है, पर आप ये दिमाग में रखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, लाइक दीज यूनिवर्सिटीज़ आर लाइक दी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ऑफ दी फॉरेन कंट्रीज़। तो आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी कंट्रीज़ में, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे और पढ़ेंगे जो बेस्ट, हर चीज़ में बेस्ट हैं, आपके डेवलपमेंट, आपके पोटेंशियल को सिर्फ बढ़ाने का काम करने वाली हूँ। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने पोटेंशियल को बेस्ट पे यूज़ करें। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ भी, अगर आप थोड़ा बढ़ के आएंगे, एक कदम बढ़ के आएंगे, तो ये यूनिवर्सिटी भी आपके डेवलपमेंट में पूरा हेल्प करने वाली है हर जगह से। और अगर मैं बात करूँ बेसिकली, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि दिल्ली में क्या माहौल है और क्या चल रहा है, क्योंकि बच्चे गलत संगत में फंस जाते हैं। हाँ, लोग अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे तो खुले सांड की तरह हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी पेरेंट्स, देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर यू। आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाला भी नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करने वाला भी नहीं है कि ये काम करो या ना करो। तो यू हैव टू बी मैच्योर। आपको देखना पड़ता है खुद ही कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कोई यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है, तो मेरी एडवाइस यही रहती है कि दे आर मैनी डिस्ट्रैक्शंस हियर, बहुत सारी हैं। आपको पता होना चाहिए आप यहाँ क्या करने क्या आए हैं। जिस दिन आप अपने कॉलेज में एंटर करें, उस दिन उसको, जैसे मैं गया था तो मैंने 2 मिनट गेट के कॉलेज के बाहर बिताए थे
ये सोच के कि मैं इस कॉलेज में करने क्या वाला हूँ, मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। तो वो पहला दिन स्पेशल होता है। तो जिस दिन आप ठान लेते हैं तो वो आपको गलत काम करने से रोक देता है, या जो आपके रास्ते से दूर ले जाए उस काम को करने से रोक देता है। एक अंतर आत्मा से आवाज़ तो आती है कि हमारे मम्मी पापा ने क्यों भेजा है। पहला दिन स्पेशल होता है तो आप उसी दिन कोशिश कीजिए कि मैं इस कॉलेज में आके अपने आप की बेस्ट कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करूँगा और कुछ काम करने से रिस्ट्रेन करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो, क्योंकि सब लोग यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं और आपके सपने के साथ आपके परिवार की, आपके घर वालों की और बहुत लोगों की उम्मीदें लगी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि उन उम्मीदों को जुटलाएं ना, आप रेस्पॉन्सिबल बने और उन पर काम करें। बात करें यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से, बिहार वगैरह से देखते हैं, तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो क्या दिल्ली में रहना सच में ही इतना एक्सपेंसिव है, या फिर हम कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका एक्सपेंडिचर बहुत है, इफ़ यू हैव अ वेल मेंटेन्ड होम नॉर्मली बात करें और ऑलरेडी बेटर लाइफस्टाइल, तो आपके लिए तो यहाँ 30-35 भी पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर नॉर्मली खर्चा तो है ही, आप घर से बाहर आए हैं तो हर चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ती है बाहर से। यू हैव टू बाय एवरी सिंगल पेनी। अगर आप पानी भी पियेंगे तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 8 to 10,000 मैक्स रहेगा, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो एंड में आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनसे आज से 10 से 15 दिन बाद उनका एग्ज़ाम है, अगर किसी बच्चे ने DU का सपना देखा है तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? लाइक अब 10 से 15 दिन क्या उनका रूटीन रहे, या कुछ टिप आप देना चाहें? अब बच्चों ने सपना देखा है तो उनको पूरा होना चाहिए। अब 10 दिन बचे हुए हैं तो ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। आई एम एक्सपेक्टिंग कि लोग मेहनत कर चुके हैं, और अब जो 10 दिन है आप थोड़ा लाइटली लेके मेहनत करते रहें, उसमें थोड़ा थोड़ा सिलेबस करते रहें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और बस कोशिश करें आपका हो जाएगा। यू विल बी आउट ऑफ द कॉलेज फ्रॉम फ्लाइंग कलर्स। आप अच्छी तरह से आएंगे, बस मेहनत आई थिंक कॉलेजेस भी इंक्लूड ज़्यादा करेंगे DU। हाँ, बेसिकली वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ द CUET, तो उसमें सिर्फ 60 से लेके 70 ही कॉलेजेस थे CUET में जिन्होंने अडोप्ट किया था CUET को। हाँ, बट नाउ I heard somewhere that there are more than 264 universities that have accepted CUET as an entrance exam। तब तो काफ़ी है। सभी बच्चों को एंश्योर है कि वो कॉलेज तो मिलेगा ही, बट थोड़ी मेहनत करें ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए आपको। तो थैंक यू ऋषिल भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए चैनल पे आते रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी दोबारा पॉडकास्ट लाएंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट कर देना, एंड और कुछ ऋषिल भाई से पूछना हो तो डेफिनेटली मैं इनका ईमेल मेंशन कर दूंगा। बाकी थैंक यू भाई, शुक्रिया। पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।